इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं कि कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण हमारी जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर आपको नहीं शो हो रही होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने लिंक दिया है वीडियो के कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी। तो आपको उस साइट पर जाना है, वहाँ से हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है और जो भी सर्विसेज आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलती आ रही हैं वो आपको एज इट इज़ यहाँ पर भी मिलती रहेंगी। पूरी तरह से सेफ है ये वेबसाइट, कोई ऐसे इशू नहीं है। ठीक है, उसको हम दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर पर जब तक वो रिस्टोर नहीं होता तब तक आप इस लिंक के जरिए हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, पूरी तरह से सेफ़ है। ठीक है, और जो भी एस्पिरेंट्स हमारा करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान चाहते हैं उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स जो भी डाउनलोड करते हैं, डेली करंट अफेयर्स या फिर क्विजेज वगैरह अटैम्प्ट करते हैं वो कर सकते हैं। बस इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा पूछते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? लियो वाराडकर, साइमन हैरिस, हुम्जा यूसुफ या फिर मिशेल हिगिंस? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the International Day of Human Space Flight celebrated annually? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है 12 अप्रैल। देखिए, हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन एनिवर्सरी होती है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की, जो कि यूरी गैगरिन द्वारा की गई थी यूएसएसआर की ओर से। और आपको बता दें, जो 65th सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 7 अप्रैल 2011 को, उस दिन 50th एनिवर्सरी भी थी। ठीक है, मतलब 50th एनिवर्सरी के कुछ दिन पहले ये सेशन हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई यूएनजीए द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, कि हम 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व करेंगे या फिर सेलिब्रेट करेंगे। यूरी गैगरिन, इन्होंने वॉस्टॉक 1 मिशन में जो है ये क्रू मेंबर थे 1961 में। साथ ही आपको जानना चाहिए वर्ल्ड पार्किंसंस डे, ये 11 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और आपको बता दें, इस दिन हम जो डॉक्टर जेम्स पार्किंसन हैं, जिन्हें इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इस न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के बारे में, जो इसका पहला केस है उसके बारे में डिस्कवर किया 1817 में, तो उनको ये सम्मान दिया जाता है इस डे को मनाने के साथ। विच नोबेल प्राइज विनिंग physicist who passed away recently proposed the existence of the so-called God particle? किस नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी जिनका हाल ही में निधन हो गया ने तथाकथित गॉड पार्टिकल के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था? सही आंसर ऑप्शन बी है पीटर हिग्स। देखिए, पीटर हिग्स ये जाने माने थियोरेटिकल फिजिसिस्ट रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले हिग्स बोसोन का आइडिया प्रस्तावित किया था। इनका हाल ही में निधन हो गया 94 की एज में। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग प्रोफेसर थे। 1964 में इनकी थ्योरी ऑफ मास गिविंग पार्टिकल, जिसे हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसके लिए इन्हें 2013 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि इन्होंने बेल्जियन फिजिसिस्ट फ्रैंकोइस एनग्लर्ड के साथ शेयर किया। इससे पहले 4 जुलाई 2012 को CERN ने अनाउंस किया था बोसोन की डिस्कवरी का लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में। और कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। गंगू राम से, जो कि आइकॉनिक सिनेमेटोग्राफर रहे हैं, फिल्म मेकर रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, इनका निधन हो गया 83 की एज में। जाने माने तमिल एक्टर विश्वेश्वरा राव, इनका हाल ही में 64 की एज में निधन हो गया। और अमेरिकन एक्टर बारबरा रुश, इनका हाल ही में निधन हो गया 97 की एज में। जॉन बार्थ, जो कि अमेरिकन पोस्ट मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट थे, इनका भी हाल ही में 93 की एज में निधन हो गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए वेनेजुएला के जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ओल्डेस्ट मैन थे वर्ल्ड में,
इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 115वां बर्थडे इनका आ ही रहा था, उससे पहले ही जो है ये चल बसे। आपको बता दें 4 फरवरी 2022 को जब इनकी उम्र 112 साल 253 दिन थी, ठीक है, तब उनको ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था कि ये ओल्डेस्ट मैन है वर्ल्ड में। Who are the 2 part-time members appointed to the Insolvency and Bankruptcy Board of India Governing Board? भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त 2 अंशकालिक सदस्य कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है MP राम मोहन एंड दीनबंधु मोहापात्रा। देखिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2 पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंट किए हैं जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का गवर्निंग बोर्ड है। इसमें इनके नाम है MP राम मोहन और दीनबंधु मोहापात्रा। 5 साल तक के लिए या फिर जब तक कि इनकी एज 65 ईयर्स की नहीं हो जाती, इनकी जो है अपॉइंटमेंट की गई है। इसी के साथ अब जो IBBI की गवर्निंग बोर्ड है इसका कंपोजिशन पूरी तरह से जो है पूरा हो गया। अब इसमें 10 मेंबर हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन रवि मित्तल। Who has been appointed as the new presiding officer of the Securities Appellate Tribunal (SET)? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट के नए पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है PS दिनेश कुमार। देखिए गवर्नमेंट ने नए प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक नए टेक्निकल मेंबर नियुक्त किए हैं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट में। जस्टिस PS दिनेश कुमार इन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, वहीं धीरज भटनागर को टेक्निकल मेंबर नियुक्त किया गया है। दोनों की नियुक्ति 4 साल तक के लिए की गई है। आपको बता दें जो ये सेट बेंच है इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, टेक्निकल मेंबर और एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर। अच्छा, सेट जो है किस लिए जो है क्या अथॉरिटी है? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDA के द्वारा, या फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA के द्वारा, तो इनके जो भी फैसले होते हैं उनके खिलाफ अगर किसी को अपील करनी है तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में कर सकता है। हु हैज़ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड साइंड MOU विद फॉर टेक्निकल एंड नॉलेज कोऑपरेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों के तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। देखिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा के साथ टेक्निकल एंड नॉलेज कोऑपरेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। आपको बता दें जो ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको जिसे बोलते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। Which country provided the Indian Army with the portable IGLA-S एयर डिफेंस सिस्टम? किस देश ने भारतीय सेना को पोर्टेबल IGLA-S वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की? सही आंसर ऑप्शन बी है रशिया। देखिए इंडियन आर्मी ने जो है इंडियन आर्मी 24 यानी कि 24 रशिया मेड IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है रिसीव किए हैं। इसी के साथ 100 मिसाइल्स भी रिसीव की हैं। आपको बता दें जो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे मैन पैड्स बोलते हैं, ये पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होते हैं। इन सिस्टम को प्रोक्योर किया गया है इंडियन आर्मी की जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए। आपको बता दें IGLA-S सिस्टम में सिंगल लॉन्चर और मिसाइल होती हैं। इसके लिए भारत ने कॉन्ट्रैक्ट किया था लास्ट ईयर नवंबर में। 120 लॉन्चर्स और 400 मिसाइल भारत प्राप्त करेगा। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? गणगौर त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है राजस्थान। देखिए गंगौर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं राजस्थान में हाल ही में मनाया गया। गण मतलब गण का मतलब होता है लॉर्ड शिवा और गौरी का मतलब या गौर का मतलब गॉडेस पार्वती। तो गंगौर जो है चैत्र का जो महीना है मार्च अप्रैल का, जो कि हमारे हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ होता है, इसमें सेलिब्रेट किया जाता है और इसी के साथ विंटर्स का एंड हो जाता है और स्प्रिंग की जो है शुरुआत हो जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम दैट क्रॉस 5 लाख करोड़ रुपीज़ स्मॉल बिजनेस लोन्स डिस्पर्सल मार्क इन फिस्कल ईयर 24? उस सरकारी योजना का नाम क्या है जिसने फिस्कल 24 में 5 लाख करोड़ के लघु व्यवसाय ऋण वितरण का आंकड़ा पार कर लिया? सही आंसर ऑप्शन भी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए जो स्मॉल बिजनेस लोन दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, इनमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है फिस्कल 24 में और 5 लाख करोड़ का माइलस्टोन इन्होंने प्राप्त जो है क्रॉस कर लिया है। तो टोटल जो डिस्पर्सल रहा है लोन का वो 5.20
लाख करोड़ का रहा है मार्च 2024 के एंड तक, ठीक है। और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 4.40 लाख करोड़ रुपीस का ये रहा था। तो नियरली 70% जो इसमें बेनिफिशरीज हैं, लोन बेनिफिशरीज, वो विमेन हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, और 10 लाख रुपए तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाता है किसे, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कई एग्जाम में देख लिया है क्वेश्चन इस मुद्रा से कि ये लोन किसे दिया जाता है। यहाँ पर उलझाया जाता है कि ये लोन किसे दिया जाता है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को। कई बार पूछ लेते हैं कि स्मॉल को दिया जाता है, माइक्रो को दिया जाता है, या फिर मैक्रो को दिया जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इस तरह के ऑप्शन बनते हैं। तो याद रखिएगा, स्मॉल और माइक्रो दोनों तरह के एंटरप्राइज को दिए जाते हैं। मुद्रा लोन्स 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, शिशु यानी कि 50,000 तक, किशोर 50,000 से ज़्यादा 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक। Who recently became the first Indian tennis player to win a match in a Masters 1000 टूर्नामेंट ऑन क्ले। हाल ही में क्ले पर मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, सुमित नागल। देखिए, सुमित नागल फर्स्ट इंडियन मैन बने हैं जिन्होंने मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जो कि क्ले पर खेला गया, इसमें मैच जीता है। और आपको बता दें, मोंटे कार्लो मास्टर्स इवेंट की बात हो रही है, इसमें इन्होंने इटली के मैटियो अर्नाल्डी को हरा दिया है। और 95th रैंक है नागल की, आप सभी जानते हैं। और ये 3rd इंडियन बन गया इसी के साथ जिन्होंने मोंटे कार्लो में जो है ये मैच जीता है। विजय अमृत मतलब ये मैच खेला है विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन, इससे पहले भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं यहाँ, पर ये फर्स्ट बने हैं जिन्होंने मैच जीता है। Who received the Medal of Honor for promoting bilateral relations between Palau and India? पलाऊ और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मेडल ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीरज ए शर्मा। देखिए, नीरज ए शर्मा जो कि ऑनररी कॉन्सुल जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ इन इंडिया हैं, इन्हें हाल ही में मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है ऑनररी काउंसिल कॉर्प्स डिप्लोमेटिक इंडिया SCCD इंडिया के द्वारा चेन्नई में। अगर हम SCCD इंडिया की बात करें, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इट एम्स टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑनररी काउंसिल ऑफिसर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। What is the estimated fresh NPA generation rate for public sector banks in fiscal 25 according to a report by ICRA? ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अनुमानित NPA सृजन दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1.5%। देखिए, 2 साल तक जो है NPA में डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन अब जो ग्रोस फ्रेश नॉन परफॉर्मिंग एसेट जनरेशन है, इसमें राइज देखने को मिलेगा फिस्कल 25 में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, ऐसा ICRA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और साथ ही इन्होंने इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए जो रेटिंग है उसको स्टेबल कर दिया है, पहले पॉजिटिव बताया हुआ था। और जो फ्रेश NPA जनरेशन रेट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 1.5% रहेगा, ठीक है। फिस्कल 24 में 1.3% था। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए ये फिस्कल 25 में 2.2% रहेगा, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2% था। ग्रोस NPA पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डिक्लाइन बताया जा रहा है कि 2.5% तक जो है डिक्लाइन रहेगा मार्च 2025 तक। सिमिलरली जो ग्रोस NPA है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, ये 2.1% तक जो है डिक्लाइन हो सकता है मार्च 2025 तक। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो ये जो है 78% तक जो है बढ़ सकता है, ऐसा बताया गया है। विच कंपनी विल कोलैबोरेट विद माइक्रोसॉफ्ट टू लॉन्च यूनिफाइड वर्कबेंच ऑन माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक? कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पर एकीकृत वर्कबेंच लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, टेक महिंद्रा। देखिए, टेक महिंद्रा माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करेगी, जिसके तहत एक यूनिफाइड वर्कबेंच ऑन माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है बिजनेसेस एंड डेटा प्रोफेशनल्स के लिए। द वर्कबेंच विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एंड इनेबल देम टू क्रिएट complex data workflows with simple to use interface. Which Indian airline recently surpassed Southwest Airlines to become world's 3rd most valuable airline by market capitalization? कौन सी भारतीय एयरलाइन हाल ही में साउथवेस्ट एयरलाइन को पीछे छोड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की 3री सबसे मूल्यवान एयरलाइन बन गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडिगो। देखिए, इंडिगो जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है, इसने US बेस्ड साउथवेस्ट एयरलाइन को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और वर्ल्ड की 3rd मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन बन गई है, ऐसा ब्लूमबर्ग डेटा ने कहा है। ब्लूमबर्ग का जो डेटा है उसके हिसाब से बताया गया है, ठीक है। तो इंडिगो की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 17.605 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि साउथ वेस्ट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17.333 बिलियन US डॉलर रही है।
अगर हम बात करें वर्ल्ड की टॉप 2 एयरलाइंस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो डेल्टा एयरलाइन है और दूसरा है रयान एयर। इंडिगो इकलौती इंडियन कैरियर है जो वर्ल्ड के टॉप 10 एयरलाइंस में आती है। Which IT services company has announced collaboration with Intel to accelerate enterprise growth with Gen AI? किस IT सेवा कंपनी ने Gen AI की मदद से उद्यम विकास में तेजी लाने के लिए इंटेल के साथ सहयोग की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी इन्फोसिस है। देखिए, इंडियन IT सर्विसेज कंपनी इन्फोसिस और चिप जायंट इंटेल, इन दोनों ने ही हाल ही में अनाउंस किया है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट जो है अपना रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए। तो इन्फोसिस टोपाज जो कि एक AI सेट है सर्विसेज का, सॉल्यूशंस का, प्लेटफॉर्म्स का, इसके जरिए जो एंटरप्राइजेज हैं उनका जो बिजनेस वैल्यू है वो एक्सेलरेट कर सके, तो उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। Which university is the highest ranked Indian university in QS World University Rankings by Subjects 2024? 2024 में विषयों के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय है? सही आंसर ऑप्शन डी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, बात हो रही है 2024 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट की, जिसे लंदन बेस्ड क्वैगरेली साइमंड्स द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई पाई हैं और 554 एंट्रीज भारत की ओर से यहाँ पर शामिल रही। 17% ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट भारत की ओर से देखा गया है और मोस्ट रिप्रेजेंटेड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो इस एडिशन में रही 2024 के, यह है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 30 एंट्रीज यहाँ से इसमें शामिल रही लिस्ट में। उसके बाद फिर IIT बॉम्बे, फिर IIT खड़गपुर। इंडिया की जो हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए, 20th इसकी रैंक है ग्लोबली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेड क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग स्ट्रीम्स होंगे, ठीक है, उनमें इसको जगह मिली होगी। जैसे किसी और, जैसे मान लो केमिकल सब्जेक्ट हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, उसमें IIT दिल्ली को मिल गई, कंप्यूटर साइंस हुआ उसमें मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से तो ये सबसे जो है ज़्यादा है भारत की ओर से है। और अगर हम बात करें कि ओवरऑल सबसे हाईएस्ट रैंक जिसकी है, चाहे वो भले ही एक में हो, एक ही एंट्री चाहे उसको मिली हो, तो वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, 20th ग्लोबली इसकी रैंक है। और इसके बाद अगर हम देखें IIM अहमदाबाद है 22nd पोजीशन पर बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। फिर सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज है जिसकी 24th रैंक है डेंटिस्ट्री में। और ये इकलौती इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने परफेक्ट स्कोर 100/100 जो है प्राप्त किया है H इंडेक्स में। ये भी एक QS इंडिकेटर है, H इंडेक्स, इसमें इसने नंबर 1 जो है प्राप्त किया है। ठीक है, 100 में से 100 इसने प्राप्त किए हैं। अच्छा, अगर हम एशियन रीजनल की बात करें, मतलब एशिया की अगर हम बात करें, तो भारत दूसरे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फीचर्ड। 69 यूनिवर्सिटीज़ फीचर की गई हैं, आप जैसे कि हमने अभी देखा 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने जगह बनाई है। ठीक है, तो एशिया में देखें हम, तो हम दूसरे नंबर पर हैं, हमसे आगे केवल चाइना है जहाँ पर 101 यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जगह बनाई है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत जो है चौथे नंबर पर है। ठीक है, एंट्रीज़ के हिसाब से तो भारत की एंट्रीज कितनी है? 454। चाइना की कितनी है? 1041। जापान की 510। साउथ कोरिया की 499। ये हम बात करें एशिया की। ठीक है, और इंडिया रैंक्स 5th रीजनली फॉर द नंबर ऑफ टॉप 200 एंट्रीज एंड 6th फॉर द नंबर ऑफ टॉप 10 एंट्रीज। मतलब टॉप 200 एंट्रीज में अगर हम बात करें तो भारत 5वें नंबर पर है। और अगर हम टॉप 100 एंट्रीज़ की बात करें, टॉप 100 में अगर हम कंट्रीज़ के हिसाब से देखें किसकी ज़्यादा एंट्रीज़ हैं, तो उसमें 6 नंबर पर हैं। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंडिया जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिसर्च के लिए। और 20% इंप्रूवमेंट देखा गया है साइटेशंस पर पेपर इंडिकेटर में। 16% ग्रोथ देखी गई है इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क इंडिकेटर में। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये QS है, इसने लगभग 16,400 यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स को एनालाइज किया है, जो कि 1500 यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस 95 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ में पढ़ाए जाते हैं। इसमें 56 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग म्यूज़िक जो कि इस बार नया एडिशन है। 5 ब्रॉड फैकल्टी एरियाज़ हैं, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज और नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। वहीं अगर हम डेवलपमेंट स्टडीज सेक्शन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स पहले नंबर पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड दूसरे नंबर पर है, SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन तीसरे नंबर पर है, द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस चौथे नंबर पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 5वें नंबर पर है। बाकी राइट साइड में ये पूरी समरी दी गई है इस रिपोर्ट की, देख सकते हैं। प्रीवियस टाइम क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डज द UT ऑफ लद्दाख हैव? 1. विच पेमेंट बैंक्स MD&CO सुरेंद्र चावला रिजाइन? पेटीएम पेमेंट्स बैंक,
Sandakpur or Sandakpur mountain peak is the highest point of which state? West Bengal. The Ayushman Bharat Yojana provides free treatment of up to what amount? 5 lakh rupees per eligible family per year. The Ram Setu between India and Sri Lanka is officially called by another name. What is it? Adams Bridge. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहे। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच डिजीज इज ट्रीटेड विद द ड्रग डेलामेनिट? When is the National Safe Motherhood Day celebrated? Who has been elected as the next president of Iceland? Which hospital becomes the first government hospital across India to procure and conduct successful piezoelectric bone conduction hearing implants? Who inaugurated Homeopathy Symposium organized by Central Council for Research in Homeopathy in New Delhi on the occasion of World Homeopathy Day? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।